नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल कृतिका कोचिंग एलएचपी में आपको स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 6 की राजकीय प्रकाशन की गणित की बुक है और इसका 13वां चैप्टर है जिसका नाम है त्रिभुज। तो इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, जैसे त्रिभुजों के प्रकार पढ़ने हैं, त्रिभुजों की रचना के बारे में पढ़ना है, आकृतियों की सर्वांग समता, त्रिभुजों की सर्वांग समता और आकृतियों की समरूपता और त्रिभुजों की समरूपता। तो इतने सारे पॉइंट दिए हैं जिसके बारे में आपको इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे नीचे दिया हुआ है कि भूमिका में दिया हुआ है कि आप अब तक ज्यामितीय अवधारणा के अंतर्गत ठोस वस्तुओं के फलक और उनके फलकों के चारों ओर पेंसिल घुमाने से बनने वाले, जैसे कि आयत है, वर्ग है, वृत्त है, त्रिभुज है इत्यादि आकृतियों से अवगत हो चुके हैं। आइए हम त्रिभुज के विषय में विस्तार से जानें। अब इस चैप्टर में आपको त्रिभुज के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। तो यहाँ पर हेडिंग पड़ी हुई है, इसके बाद त्रिभुज, और त्रिभुज में आपको दिया गया है कि त्रिभुज कहते किसे हैं। जैसे कि दिया है कि आप चित्र में देख रहे हैं ABC एक त्रिभुज है। यहाँ पर पहला चित्र आप देखिए, ABC एक त्रिभुज है जिसकी जो भुजाएं हैं AB BC CA तीन भुजाएं हैं। यहाँ पर आप देखेंगे AB BC और CA ये तीन भुजाएं हैं। ABC तीन शीर्ष हैं, ये एक शीर्ष A बोला जाएगा, ये एक शीर्ष B बोला जाएगा, ये शीर्ष क्या है C, यहाँ पर नाम दिया गया है। तो ABC तीन शीर्ष हैं, तीन भुजाएं हैं और तीन कोण होंगे। कोण जो होगा इसको कोण A, कोण B और कोण C भी कह सकते हैं, या फिर कोण BCA ये वाला हो जाएगा, BCA कोण C जो मिडिल में पॉइंट होता है जैसे C है। एक कोण ABC ये B वाले कोण की बात हो रही है, और कोण CAB इस A वाले कोण की। तो तीन कोण है, तो तीन कोण हो गए, तीन शीर्ष हो गए, तीन भुजाएं हो गई। अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज तीन रेखाखंडों से बनी एक बंद सरल आकृति है जिसके तीन शीर्ष, तीन भुजाएं व तीन कोण होते हैं और इससे चिन्ह, ये जो त्रिभुज का चिन्ह है, द्वारा दर्शाते हैं। अब यहाँ पर इनकी लंबाइयों, भुजाओं की लंबाइयों के आधार पर इनको जो है विभाजित किया गया कि कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं। तो हम आप ये आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे भुजाओं की दृष्टि से त्रिभुजों के जो प्रकार हैं वो तीन प्रकार के हैं और साथ ही साथ कोणों की दृष्टि से भी त्रिभुजों के तीन प्रकार हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। मान लीजिए कोई ऐसा त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं क्या है, समान है, एक ही नाप की हैं, तो वो कहलाता है समबाहु त्रिभुज। बाहु माने भुजा होती, सम माने समान। तो समबाहु त्रिभुज यानी कि तीनों भुजाएं समान हैं। अब यहाँ पर इसके जो अंग्रेजी दी है वो होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पर इसको समबाहु त्रिभुज या इक्विलैटरल ट्रायंगल भी कहते हैं। इसके बाद यह है कि वह त्रिभुज जिसकी केवल दो भुजाएं समान हो। मान लीजिए कोई ऐसा त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं समान है, तीसरी भुजा असमान है, तो उसको समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। इसी तरह से वह त्रिभुज जिसकी कोई भुजा समान नहीं है तो इसे विषम बाहु त्रिभुज या स्केलन ट्रायंगल कहते हैं। ये तो हो गया भुजाओं के आधार पर। अब पढ़ते हैं कोणों के आधार पर। तो कोणों के आधार पर क्या दिया है कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, यानी कि त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, तीन में से कोई एक कोण समकोण हो तो वो कहलाएगा समकोण त्रिभुज यानी कि राइट ट्रायंगल कहलाएगा। इसी तरह से वह त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, अधिक कोण का मतलब 90 अंश से अधिक हो, तो अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा और इसे कहते हैं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। और तीसरा दिया है कि वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, यानी कि 90 डिग्री से क्या हो, कम हो, तो न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा और इसे एक्यूट ट्रायंगल बोलते हैं। यहाँ पर न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ये तीन त्रिभुज होते हैं कोणों के आधार पर। समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु ये तीन होते हैं भुजाओं के आधार पर। यहाँ पर दिया हुआ कि जब दो आकृतियां एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेती, मान लीजिए एक आकृति के ऊपर दूसरी आकृति रखी जाती है और एक आकृति दूसरे को पूर्णतः ढक लेती हैं, वो एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेती हैं, तो उन आकृतियों को क्या कहते हैं, सर्वांगसम कहते हैं। और इसके लिए जो चिन्ह है, दो बराबर लाइन और एक इस तरह से लाइन, इसको सर्वांगसम का चिन्ह कहते हैं, यानी कि कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जैसे दिया है कि दो रेखाखंड सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी लंबाई समान हो। अगर एक समान लंबाई के दो रेखाखंड खींचे जाते हैं तो वो क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। इसी तरह से यदि दो कोणों के माप समान हैं तो वे सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, कोणों के माप यदि समान है, जैसे मान लीजिए एक 60 अंश का आपने कोण बनाया ABC और एक दूसरा PQR 60 अंश का बना दिया, तो ये जो ABC कोण है PQR कोण के क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। तो
तो यहाँ पर दो कोणों के माप समान हैं तो वो क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। अब आ जाइए, दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं तो उनकी त्रिज्याएं समान होती हैं। एक ही समान त्रिज्या के अगर दो वृत्त बनाए जाते हैं तो वो क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। यानी कि वृत्तों के सर्वांगसम होने के लिए क्या है, त्रिज्याएं समान होनी चाहिए। इसके बाद वे आकृतियां जो आकार और माप मतलब शेप और साइज में समान होती हैं तो सर्वांगसम होती हैं, उनको सर्वांगसम कहते हैं। अभ्यास 13 का पहला प्रश्न दिया है कि निम्नांकित चित्रों को काटिए, प्रत्येक को दो भागों से इस प्रकार मोड़िए कि दोनों भाग सर्वांगसम हो जाए। यानी कि यहाँ पर जो फिगर बना हुआ है इनको आपको काटना है और काट करके दो भागों में इस तरह से मोड़ना है कि दोनों भाग आपस में क्या हो जाए, बराबर बराबर, यानी कि सर्वांगसम हो जाए, जो एक दूसरे को पूर्णतः ढक लें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर बीच से कैसे मोड़ते हैं। जैसे कि एक आयत की फिगर है आयत का, तो यहाँ पर आयत में आप जानते हैं कि यदि इसको इसके बीचों बीच पॉइंट से, जैसे ये जो लंबाई है, तो यहाँ से अगर इस तरह से हम डाल देते हैं लाइन, यानी कि यहाँ से मोड़ते हैं तो ये क्या होंगे, दोनों पार्ट जो डिवाइड होंगे इसके वो दोनों क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। या फिर ये तो हो गई खड़ी खड़ी एक रेखा, या फिर यहाँ पर इस तरह से एक पड़ी रेखा डाल देते हैं, यानी कि इस तरह से मोड़ देते हैं, तब भी ये दोनों भाग जो होंगे ये क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो इसको आप इस तरह से यहाँ से मोड़ सकते हैं खड़ी रेखा डाल करके, या फिर एक पड़ी रेखा डाल करके इसको मोड़ सकते हैं। और अगला फिगर दिया हुआ है वर्ग का, तो वर्ग को भी आप इसी तरह से खड़ी लाइन डाल करके यहाँ से जैसे इसको काट लीजिए और काट के बाद इसको बीचों बीच से ऐसे मोड़ेंगे तो ये दोनों भाग सर्वांगसम होंगे। या फिर इस तरह से नहीं तो आप यहाँ पर जो पड़ी लाइन डाल करके इसको इस तरह से मोड़ सकते हैं। और वर्ग में क्या होता है, जो इसके डायगोनल होते हैं यानी कि जो विकर्ण होते हैं, तो विकर्णों पर से यदि आप मोड़ते हैं तब भी ये दो बराबर भागों में डिवाइड होता है, यानी कि क्या सर्वांगसम भाग होते हैं। तो विकर्ण चूंकि दो होते हैं तो दोनों विकर्णों से आप इस इधर से मोड़ें ऐसे, या फिर इस विकर्ण पर मोड़ें, तब भी ये दोनों भाग क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। ये त्रिभुज जो है, तो त्रिभुज आप देखेंगे कि यहाँ पर इस त्रिभुज को ये वाला जो शीर्ष है यहाँ से एक लाइन इस तरह से डालते हैं तो ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि सर्वांगसम भाग इसके होंगे। और ये त्रिभुज जो है ये बोलते हैं इसको समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का चित्र है, तो यहाँ पर तीन तरह से आप इसको मोड़ करके इसके दो सर्वांगसम भाग बना सकते हैं। जैसे यहाँ से इस वाले शीर्ष से तब भी ये सर्वांगसम होगा, या फिर आप इस शीर्ष से इसको मोड़ देते हैं तब भी जो दो भाग होंगे सर्वांगसम होंगे, या फिर इस वाले शीर्ष से आप मोड़ते हैं तब भी जो दो भाग होंगे सर्वांगसम होंगे। वृत्त में क्या होता है कि जितने इसके हम व्यास खींच सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने इस तरह से यहाँ से खींच दिया केंद्र से होते हुए लाइन, यहाँ से मोड़ देंगे दो सर्वांगसम भाग। फिर मान लीजिए हमने इस तरह से केंद्र से होते हुए एक लाइन डाल दी, मतलब यहाँ से मोड़ दिया तो दो बराबर भाग इसके सर्वांगसम भाग हो जाएंगे। इसी तरह से केंद्र से होते हुए चाहे जितनी लाइन्स हम यहाँ पर ड्रा कर लें, यानी कि इनकी संख्या क्या होती है, इनफाइनाइट, अनंत होती है, तो इसके जो है अनंत तरह से इसको हम मोड़ करके देख सकते हैं और ये दोनों भाग क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि नीचे बने चित्रों को यदि बिंदुदार रेखाओं पर दो भागों में मोड़ा जाए तो प्रत्येक के दोनों भाग सर्वांगसम हैं या नहीं। अपनी अभ्यास पुस्तिका में प्रत्येक के समक्ष हाँ या नहीं में उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या है कि जो डॉटेड लाइन है यहाँ से बताना है कि अगर इसको मोड़ा जाए तो दोनों भाग सर्वांगसम होंगे कि नहीं होंगे, यानी कि दोनों भाग एक दूसरे को पूर्णतः ढकेंगे कि नहीं ढकेंगे। तो यहाँ पर पहला चित्र आप देखते हैं, इसमें जो लाइन डली हुई है यहाँ से अगर इस चित्र को मोड़ दिया जाता है तो ये दोनों भाग एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेंगे, यानी कि ये जो है सर्वांगसम है। तो यहाँ पर हमको क्या लिखना है, हाँ लिख देना है, सिर्फ हाँ या नहीं में उत्तर देना है। दूसरा फिगर देखते हैं, तो ये जो लाइन है यहाँ से अगर मोड़ा जाता है तो ये हिस्सा बड़ा है और ये छोटा है, तो ये सर्वांगसम नहीं हो पाएंगे। इसके बाद तीसरे में वर्ग का चित्र है, एक विकर्ण है इसका, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाँ आपको लिखना है, क्योंकि इसको यहाँ से यदि मोड़ा जाएगा तो ये दोनों बराबर भाग यानी कि दोनों सर्वांगसम भाग एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेंगे। वृत्त है, वृत्त में आपका एक लाइन डली हुई है, तो यहाँ से भी जब इसको मोड़ेंगे तो ये क्या करेगी, ये दोनों भाग सर्वांगसम होंगे, एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक त्रिभुज दिया हुआ है, तो इस त्रिभुज में आप देखते हैं कि ये जो लाइन पड़ी हुई है इसको देखने से लग रहा है कि ये हिस्सा
बड़ा त्रिभुज बना रहा है, ये हिस्सा छोटा त्रिभुज है। यहाँ से यदि इसको मोड़ेंगे तो ये पूर्णतः इसको नहीं ढक पाएगी, तो यहाँ पर आपको नहीं। इसके छठे पार्ट में दिया हुआ है एक चित्र। यहाँ से देखते हैं कि यदि ये जो लाइन डली हुई है तो इसको अगर हम मोड़ते हैं तो ये जो है ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, दोनों पार्ट जो होंगे ये क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको हाँ लिख देना है। और यहाँ पर लास्ट में सातवें पार्ट में यहाँ से फिगर देखेंगे जहाँ से लाइन डली हुई है तो ये दोनों भाग एक दूसरे के सर्वांगसम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि निम्नलिखित त्रिभुजों को उनके कोणों के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। यहाँ पर पहला फिगर आप देख रहे हैं जिसमें एक ABC त्रिभुज बना हुआ है और इस AB त्रिभुज का जो A कोण है वो 28 डिग्री है, B कोण 120 डिग्री है और C कोण 32 डिग्री है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो एक कोण B वाला बन रहा है वो 90 अंश से अधिक है, और जब किसी त्रिभुज में एक कोण अधिक कोण होता है, ये अधिक कोण कहलाएगा, 90 अंश से अधिक है, तो ये जो त्रिभुज होगा इसका नाम हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। तो यहाँ पर इसका नाम आपको लिखना है अधिक कोण त्रिभुज। इसी तरह से इसका जो दूसरे पार्ट में त्रिभुज बना हुआ है, यहाँ पर PQR एक त्रिभुज है जिसमें P कोण है 80 डिग्री और Q है 70 डिग्री और R है 30 डिग्री। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि PQR जो तीनों कोण हैं ये 90 अंश से कम के हैं, तो 90 अंश से कम के हैं तो ये न्यून कोण कहलाते हैं। तो ये जो त्रिभुज बनेगा ये न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा, क्योंकि इसमें तीनों कोण जो हैं वो क्या है, न्यून कोण हैं। और यहाँ पर तीसरे में दिया हुआ है MNL, तो यहाँ पर जो N वाला कोण है 90 डिग्री है, M 30 डिग्री है और L है 60 डिग्री। तो इसमें आप देखते हैं कि एक कोण 90 अंश है, बाकी 30 और 60 है। तो यहाँ पर जब किसी त्रिभुज में एक कोण 90 अंश होता है तो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज इसको कहेंगे। तो पहला हो गया अधिक कोण त्रिभुज, दूसरा हो गया न्यून कोण त्रिभुज और तीसरा हो जाएगा समकोण त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि त्रिभुज जो दिए हैं निम्नलिखित त्रिभुजों को उनके भुजाओं के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। तो भुजाओं के आधार पर भी जो त्रिभुज होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि पहला त्रिभुज ABC दिया हुआ है, इसमें आप देखते हैं कि जो AB भुजा है वो 2.5 सेंटीमीटर है, BC भुजा 3 सेंटीमीटर है और AC भुजा भी क्या है, 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर दो भुजाएं एक समान है और तीसरी भुजा क्या है, अलग है। तो जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती हैं उसको कहते हैं समद्विबाहु। उसको क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसको लिख देना है, जो त्रिभुज ABC है पहला वो क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसकी दो भुजाएं समान हैं। इसके बाद दूसरा चित्र बना हुआ है ABC त्रिभुजी नाम दिया है। इसमें AB भुजा है 3 सेंटीमीटर, BC भुजा है 2.6 सेंटीमीटर और AC भुजा दी है 4 सेंटीमीटर। इसमें तीन की तीनों भुजाएं क्या हैं, अलग अलग माप की हैं, इसलिए ऐसे त्रिभुज क्या क्या बोलते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। ये हो जाएगा विषम बाहु त्रिभुज, इसका नाम हो जाएगा। तीसरे फिगर में ABC त्रिभुज है, इसमें आप देखेंगे AB है 3.5 सेंटीमीटर, BC है 2 सेंटीमीटर और AC है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी इसकी तीनों जो भुजाओं की माप है वो तीनों अलग अलग हैं। तो ये भी हो जाएगा आपका विषम बाहु त्रिभुज, इसको भी नाम दे देंगे विषम बाहु त्रिभुज। इसके बाद इसके चौथे पार्ट में दिया हुआ है ABC त्रिभुज है। यहाँ पर भी इसमें AB है 3 सेंटीमीटर, BC है 3 सेंटीमीटर और AC भी दिया है 3 सेंटीमीटर की तीनों भुजाएं समान हैं, इसलिए ऐसे त्रिभुज को क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। तो इसका आपको नाम लिखना है समबाहु त्रिभुज। तो पहला हो गया समद्विबाहु, दूसरा और तीसरा हो गया विषमबाहु और चौथा हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि नीचे दो रेखाखंड दिए गए हैं, दोनों रेखाखंड सर्वांगसम है। यहाँ पर AB और CD दो रेखाखंड हैं, दोनों रेखाखंड क्या है, सर्वांगसम है। और दो रेखाखंड सर्वांगसम कब होते हैं, जब उनकी माप क्या होती है, लंबाई समान होती है। तो यहाँ पर कहा है कि यदि AB 4.5 सेंटीमीटर है, जो AB दी है इसकी माप कितनी है, 4.5 सेंटीमीटर है, तो CD की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पर आपको लिख देना है कि चूंकि AB रेखाखंड AB तथा CD सर्वांगसम है, जब AB CD क्या है, सर्वांगसम है, इसलिए जो CD की लंबाई होगी यानी कि CD जो होगी वो बराबर होगी AB के
और AB की लंबाई कितनी है 4.5 सेंटीमीटर। कोई दो रेखाखंड तभी सर्वंगसम होंगे जब उनकी लंबाइयां समान होती हैं। तो यहाँ पर जितनी AB है उतनी ही CD हो जाएगी, जितनी CD है उतनी ही AB हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि चित्र में ABCD एक रेखा पर स्थित बिंदु है। यहाँ पर आप फिगर देखेंगे ये एक रेखा का है और यहाँ पर ABCD ये 4 बिंदु दिए गए हैं। रेखाखंड CA बराबर है BD। यहाँ पर जो रेखाखंड C से A तक की दूरी है वो B से D तक की दूरी के बराबर है। तो रेखाखंड CB और AD बराबर हैं या नहीं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो रेखाखंड CB है वो AD के बराबर है या नहीं। तो अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर जो CA दूरी है वो BD के क्या है बराबर है। अब आपसे पूछता है कि जो CB होगी डिस्टेंस वो AD के बराबर होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पर CA में यदि हम AB जोड़ देते हैं और इसी तरह से जो BD है BD में हम AB जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है AD। तो और AB जो है ये बराबर डिस्टेंस है, यानी कि जो दो लंबाइयाँ आपको दी हैं CA और BD ये दोनों आपस में बराबर हैं और इन दोनों में अगर हम बराबर लंबाई जोड़ते हैं दोनों पक्षों में तब भी तो बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि चूंकि दिया हुआ है क्या कि रेखाखंड जो CA है वो बराबर किसके है BD के। CA बराबर BD यहाँ पर दिया हुआ है। CA में आप जोड़ दीजिए AB, CA प्लस AB कर दीजिए और BD में भी इधर क्या कर देंगे दोनों पक्षों में समान लंबाई जोड़ देंगे। CA में भी AB जोड़ेंगे और BD में भी AB जोड़ देंगे। अब यहाँ चित्र में समझिए ये CA है, CA में यदि AB जोड़ देंगे तो बन जाएगा CB। तो यहाँ पर इन दोनों का जोड़ कहलाएगा CB और ये BD है, BD में यदि AB जोड़ देंगे तो बन जाएगा AD। तो बराबर क्या हो जाएगा AD। यहाँ से आ जाएगा कि जो CB है वो AD के बराबर है। तो यहाँ से आपसे पूछता है कि CA AD के बराबर है या नहीं, तो लिख दीजिए हाँ। उसके बाद ये आप लिख देंगे तो दिखा सकते हैं कि बराबर क्यों है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि नीचे बने चित्र में कोण AOB बराबर है कोण COD के। अब यहाँ पर आप देखिए कोण AOB ये वाला कोण है और कोण COD ये वाला कोण है। ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। तो क्या कोण AOC बराबर कोण BOD। अब AOC ये इतना कोण हो जाएगा और BOD ये पूरा कोण हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे यदि मान लीजिए कि ये कोण की माप क्या है, ऐसे समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए इस कोण की माप क्या है 60 डिग्री, तो ये कोण भी 60 डिग्री होगा क्योंकि दोनों कोण क्या है आपस में बराबर है। मान लेते हैं कि ये जो कोण है ये कितना है 30 डिग्री का। तो जो कोण AOB है वो 60 है। इसमें अगर हम कोण BOC जोड़ते हैं तो AOC बनता है, तो AOC बन जाता है 60 30 90 का। इसी तरह से ये जो कोण हमको दिया हुआ है COD ये भी 60 अंश है और इसमें अगर हम BOC जोड़ते हैं तो ये बन जाता है BOD। तो 60 30 कितना हो जाएगा 90। तो दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी आपको लिखना है इसका उत्तर क्या होगा हाँ, और दिखाना है कि कैसे होगा। तो यहाँ पर चूंकि आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि कोण AOB बराबर दिया हुआ है कोण COD, ये दोनों बराबर दिए हुए हैं। अब इसमें आपको जो बीच का कोण है BOC दोनों तरफ जोड़ देना है। तो कोण AOB इसमें प्लस करना है कोण BOC बराबर कोण COD में इसमें भी प्लस करना है कोण BOC। जब AOB में BOC जोड़ेंगे तो ये AOC हो जाएगा। तो कोण AOC बराबर हो जाएगा और जब COD में BOC जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा कोण BOD। इस तरह से दोनों कोण आपस में बराबर आ जाएंगे।